तो कहानी शुरू होती है 1956 में फ्रांस से। हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो चर्च में आकर फादर की अक्सर कामों में मदद किया करता था। फादर बहुत ही पावरफुल थे। वो बच्चा आज के दिन अपना सारा काम खत्म करता है और वाइन शराब को रखने नीचे चैपल में जा रहा होता है। चैपल दरअसल एक छोटे गिरजाघर को कहते हैं, यानी कि छोटा चर्च। तभी उसे यहाँ पर कोई हलचल महसूस होती है और एक खौफनाक आवाज आती है। वो बच्चा बहुत ज्यादा डर गया था और जाकर फादर को बुलाता है। जब उधर फादर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर होली वाटर, यानी कि वो पानी जिससे भूतों आत्माओं को भगाया जा सकता था या फिर कोई भी बीमारी को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता, वो वहाँ पर तेज उबल रहा था। जिसके बाद वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। उधर एक साया भी नजर आता है और फिर एक खौफनाक मंजर आंखों के सामने था। ये साया किसी और का नहीं बल्कि डीमन नन का था, जो उस फादर को हवा में उड़ाकर आग लगाकर मार देती है। चर्च के ऊपर वाले हिस्से में वो डीमन नन दिखाई जाती है। उधर ही हम एक आदमी को बैग ले जाता देखते हैं। अब आगे कहानी में हमें एक सिस्टर आयरीन दिखाई जाती है। वो एक दूसरे चर्च में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वहीं पर एक लड़की डेबरा भी थी जिसको उसके डैड ने चर्च में भेजा था। आयरीन उससे बात करती है कि मेरे डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसे इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि आयरन को अक्सर जो कुछ भी बुरा होने वाला होता था उसे पहले ही पता चल जाता था। खैर अब यहाँ पर चर्च में नन डीमन के बारे में बातें चल रही थी। अब कहानी शिफ्ट दोबारा से फ्रांस में होती है। हम एक हॉस्टल स्कूल को देखते हैं जहाँ पर मॉरिस नाम का एक आदमी काम किया करता था। उस हॉस्टल को एक मैडम चलाती थी। वो मॉरिस से बहुत ज्यादा गुस्से में बात करती हैं। उसकी वजह ये थी कि उस मैडम का बेटा कुछ सालों पहले इसी स्कूल की चैपल में मर गया था, जिस वजह से वो चिड़चिड़ी हो गयी। बस यही वजह थी कि वो हर किसी से गुस्से में बात किया करती थी। इसी स्कूल हॉस्टल में एक बहुत प्यारी बच्ची सोफी भी पढ़ती है। उसकी मॉरिस से काफी अच्छी दोस्ती होती है। यहीं पर कुछ लड़कियां जो अक्सर सोफी को तंग किया करती थी, मॉरिस उन्हें उनसे हमेशा बचाता। मगर मॉरिस के साथ कुछ तो गड़बड़ थी। वो अजीब अजीब हरकतें किया करता था। एक दिन एक लड़की जब स्कूल में सामान देने आती है तो वो मॉरिस को अजीब हालत में देखती है। वो बाहर बैठा कॉकरोचेस खा रहा था क्योंकि कॉकरोचेस लाल बैग को साफ करने के लिए इसी स्कूल की मैडम ने बोला था। मॉरिस के अंदर से अचानक से डीमन नन बाहर आती है और उस लड़की को मार देती है। उसके अंदर भी डीमन नन थी। मतलब जिस आदमी को हमने कहानी के शुरू में देखा जिसके हाथ में बैग था वो कोई और नहीं बल्कि मॉरिस ही था जिसके अंदर नन थी। वो डीमन नन ऐसे ही सबको नहीं मार रही थी। इसके पीछे कोई तो राज छुपा हुआ था जो हमें आगे आगे कहानी में पता चलेगा। उधर आयरीन को भी अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उसे सपने में मॉरिस दिखाई देता है जो उससे मदद मांग रहा था। तभी अचानक से डीमन नन आकर उसको डराती है जिससे उसकी आंखें खुल गई थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। एक दिन वही लड़कियां जो सोफी को तंग किया करती थी उसे चैपल में लेकर जाती हैं जहाँ पर मैडम ने सबका जाना बंद किया था। वहीं पर खिड़की पर एक बकरी बनी हुई थी। वो उसके साथ गेम खेलती हैं। कहती हैं जाओ जाकर तुम्हें उस बकरी की आंखों में टॉर्च जलाकर देखना है। वो आंखें डीमन की हैं। अगर तुमने जरा भी ध्यान हटाया तो डीमन आकर तुम्हें मार देगा। जब सोफी उसी को देख रही थी तो तंग करने वाली लड़कियां चालाकी से वहाँ से चली जाती हैं। सोफी अब बिल्कुल अकेली थी। तभी अचानक से उधर हलचल होने लगती है। उधर सोफी को डीमन नन नजर आई थी जिससे वो डर जाती है। खैर तभी मॉरिस वहाँ पर आकर उसे बचाता है। दूसरी तरफ हमें सिस्टर आयरीन को दिखाया जाता है जिसको फादर अपने पास बुलाकर कहते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में फिर से प्रीस्ट और नन मारे जा रहे हैं। वो बताते हैं कि फ्रांस में एक फादर को जलाकर मार दिया गया। ये उसी फादर की बात कर रहे थे जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। वो कहते हैं डीमन नन दोबारा आ गई है। वो मरी नहीं जिसका तुमने पहले भी मुकाबला किया था। तुम दोबारा से उसे हरा सकती हो। आयरन कहती है नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो कहते हैं नहीं, अब तुम्हें ये सब देखना होगा क्योंकि दुनिया और इंसानियत की बात है। तुम्हें ही इस केस की जाँच करनी होगी। सारी बातें सुनकर सिस्टर आयरन अपने डर पर काबू पाती है और चल देती है। इस केस को हल करने के लिए आयरन फ्रांस के लिए निकल जाती है जहाँ पर फादर को जलाकर मारा गया था। तभी चुपके से उसके साथ डेबरा भी ट्रेन में आकर बैठ जाती है। आयरन जब ये देखती है तो कहती है तुम्हें ऐसा नहीं आना चाहिए था। अगर ऐसे चर्च में पता चल गया तुम बिना बताए ऐसे मेरे साथ आ रही हो तो चर्च वाले तुम्हें निकाल देंगे। डेबरा कहती है ऐसा कुछ नहीं होता। तुम जानती हो मेरी मॉम भी जलकर मरी थी। मुझे कोई भी मिरेकल्स मोजिज़े होते हुए नजर नहीं आए। ये सारी बातें सुनकर आयरन कहती है कि जब यकीन होता है तो बड़े बड़े मौजज़े होते हैं। खैर ये दोनों फ्रांस पहुंच जाती हैं। चर्च में पहुंचते ही आयरन को दोबारा से उसी बच्चे का ख्याल आता है जिस बच्चे को हमने कहानी के शुरू में फादर के साथ देखा था। अब वो उसे वहाँ पर खेलता हुआ नजर आता है। जब आयरन उस दिन के हादसे के बारे में उस बच्चे से पूछती है
तो वो बताता है कि हाँ, मैंने उस दिन चर्च में साया देखा था। तभी उसे यहाँ पर नन दिखाई देती है। यहाँ पर लाइब्रेरी में किताबें खुद ही पलटकर नन का रूप ले लेती हैं। वो डीमन नन ने आयरिन का गला दबा दिया था। तभी आयरिन को एक और नन दिखाई देती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी। तभी वो गिरकर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर जल्दी से डेब्रा आती है जिसने उसे संभाल लिया था। उधर सोफी के स्कूल में भी अजीब अजीब हादसे हो रहे थे। मॉरिस के अंदर भी डीमन नन बार बार आती। इसी वजह से सब स्कूल में बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हॉस्पिटल में अब जल्दी से आयरिन को भी होश आ गया था। यहाँ पर अब उसे याद आता है कि आखिरी बार उसे डीमन नन से मॉरिस नहीं बचाया था, और जब से ही उस डीमन नन ने मॉरिस को पोजेस्ड अपने कंट्रोल में किया हुआ है। अब डेब्रा उसके पास आती है और बताती है कि एक बच्चा उसे हॉली क्रॉस का निशान देकर गया है। ये वही बच्चा था जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा। उस क्रॉस पर एक अजीब सा निशान था। जितने भी लोग मरे थे, ये निशान उन सबके होली क्रॉस पर भी बना हुआ था। लाइब्रेरी में जाकर उन्हें पता चलता है कि ये निशान एक खानदानी निशान है जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट सेंट लुइस के खानदान से जुड़ा हुआ है। और जिस नन प्रीस्ट को आयरिन ने अपने ख्याल में देखा था, जिनकी आंखें निकाली जा रही थी, वो सेंट लुइस की आंखें थी, जो कि एक बहुत ही ताकतवर चीज है जिसको कहीं पर छुपाया गया है। आयरिन को पता चलता है कि ये सभी लोग सेंट लुइस के खानदान से हैं जो मर चुके हैं। उस डीमन नन का खास मकसद था, वो सभी सेंट लुइस के खानदान वालों को मारकर उनकी आंखों तक पहुंचना चाहती थी। वो उन आंखों को इसलिए चाहती थी कि उससे उसकी गई हुई सारी पावर ताकतें वापस आ जाएं। यहीं पर लाइब्रेरियन आयरिन को ये भी बताता है कि वो डीमन नन पहले एक फरिश्ता हुआ करता था जिसे गॉड ने निकाल दिया और उसकी सारी ताकतों को छीन लिया। उस जगह का पता भी बताता है जहाँ पर जाकर सारी चीजों के बारे में उन्हें जानकारी मिल सकती है। वो बताता है वो आंखें यहाँ से कुछ दूर एक खाली चैपल में दफन की गई हैं, जहाँ पर पहले वाइन शराब की भी एक फैक्ट्री हुआ करती थी, मगर बाद में उस जगह पर एक हॉस्टल स्कूल बना दिया गया। लाइब्रेरियन उसी हॉस्टल स्कूल की बात कर रहा था जहाँ पर मॉरिस काम करता था। मतलब मॉरिस उस हॉस्टल स्कूल में काम के बहाने उन्हीं आंखों को ढूंढ रहा था, यानी कि वो डीमन नन जिसने मॉरिस को पोजेस्ड कंट्रोल किया हुआ था, वो उन्हीं को ढूंढ रही थी। ये सुनते ही आयरिन और डेब्रा हॉस्टल की तरफ निकल पड़ती हैं। तभी हम देखते हैं कि मॉरिस को न जाने क्या हो गया था। वो उसी चैपल के आगे बैठा अपने सर को मार रहा था, जिसे स्कूल की मैडम भी देख लेती हैं। वो उसे होश में लाकर कहती हैं कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, जाओ जाकर थोड़ी देर आराम करो। मॉरिस बस बार बार यही कह रहा था कि मैं नहीं जानता मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। तभी मैडम को उसी चैपल से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। जब वो वहाँ पर ताला खोलकर देखने जाती हैं, तभी उन्हें वहाँ पर अपने ही मरे हुए बेटे का भूत दिखाई देता है जो उन्हें डरा रहा था। यहाँ पर मैडम के बेटे की आत्मा को कोई और नहीं बल्कि डीमन नन ही कंट्रोल कर रही थी। अब वो मैडम के बेटे की आत्मा का इस्तेमाल करके उसी से मरवा कर मैडम को मार देती है। मैडम की लाश मिलती है जो बहुत बुरी हालत में थी, जिससे अब सभी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे डर गए थे। रात को जब सब बच्चों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मॉरिस और सोफी की मॉम डांस कर रहे थे, तो अचानक से मॉरिस की तबीयत खराब होने लगी थी। उसकी गर्दन पर जो क्रॉस का निशान बना हुआ था, उसका अब बहुत बुरा हाल हो चुका था। उधर आयरीन और डेब्रा भी हॉस्टल में पहुंच गई थी, जो कि सोफी और उसकी मॉम को मॉरिस से अब दूर रहने का बोलती हैं, क्योंकि आयरीन जान गई थी कि मॉरिस के अंदर डीमन नन का कब्जा है। तभी वो डीमन नन मॉरिस के अंदर जाकर बोलती है, हेलो सिस्टर। इतना कहकर मॉरिस उसी चैपल की तरफ भाग जाता है। उसे छोटे चर्च की तरफ जाता देखकर आयरीन उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर उस नन ने आयरीन पर हमला करके उसे दूर गिरा दिया था। डेब्रा भी उस डीमन नन को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नहीं रोक पाती। तभी सिस्टर आयरीन उठकर दोबारा से कुछ पढ़ने लगती है, जिससे मॉरिस के अंदर की डीमन नन कमजोर हो गई थी। तभी डेब्रा जल्दी से जाकर पीछे से मॉरिस के सर में कुछ देकर मारती है, जिससे वो बेहोश हो गया था। वो उसे बांधकर एक जगह पर बिठा देती हैं, ताकि वो यहाँ से कहीं जा ना पाए। और अब अपने साथ कुछ सिस्टर्स को लेकर आयरीन और डेब्रा चैपल के अंदर जाती हैं, ताकि उन्हें वहाँ वो आंखें मिल जाएं जो डीमन नन ढूंढ रही थी। सोफी भी उस छोटे चर्च में उनके साथ जाती है। वो उन्हें वो खिड़की भी दिखाती है जिस पर बकरी बनी हुई थी। वो कहती है कि क्या पता सेंट लुइस के खानदान वालों ने इसे बनाया हो, ताकि अगला कोई भी उनसे जुड़ा हुआ या उनके खानदान से यहाँ पर आए तो उसे वो आंखें मिल जाएं। वो बताती है कि अगर इस बकरी की आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये चमकती हैं। अब ये देखने के लिए डेब्रा हाथ में पकड़ी टॉर्च को जब उसके ऊपर मारती है, तो उस बकरी की आंखों से लेजर रोशनी निकलती है, जो इन्हें रास्ता बताती
जाती है कि आंखें कहाँ पर दफन हैं। अब ये उसे निकाल लेती हैं जो एक बक्से में बंद थी। तभी मॉरिस भी जाग गया था। बाहर सभी बच्चों को डीमन नन अपने असली रूप में आकर डराने लगती है। डेब्रा उधर जाकर उन बच्चों को बचाती है। ये भागकर सभी एक कमरे में चले गए थे जहाँ पर उसी मैडम का भूत इनको डराता है जिसको चैपल में डीमन नन ने मारा था। उधर सोफी के साथ आयरीन भी थी। उधर पोजेस्ड मॉरिस भी आ गया था जो सिस्टर आयरीन से वो खास आंखें छीनने की कोशिश करता है, मगर उन्हें सोफी लेकर भाग जाती है जो कि एक बक्से में बंद थी। सोफी जैसे तैसे करके उससे बचकर भाग रही थी। वो ऊपर पहुंच जाती है जहाँ पर एक साइड से बिल्डिंग भी टूटने वाली थी। ये सब कुछ उन्हीं आंखों की ताकत की वजह से हो रहा था। तभी उनमें से एक तेज पीले रंग की रोशनी बाहर आती है जिसके करीब अब डीमन नन भी नहीं आ सकती थी। मगर फिर भी मॉरिस यानी कि उसके अंदर डीमन नन सोफी के पास जाने वाली थी। तभी उधर आयरीन आ जाती है जो उसे वो लेकर दरमियान में रख देती है जिससे बहुत ही ताकतवर रोशनी बाहर आती है और उस वजह से मॉरिस अब तड़पने लगा था। सबको ऐसा लगता है कि वो मर गया। ये देखकर सोफी बहुत दुखी होती है क्योंकि मॉरिस उसका बहुत अच्छा दोस्त था। अब जब उसे चेक करने आयरीन उसके पास जाती है मगर वो जिंदा था। ये सिर्फ डीमन नन की एक चाल थी इन्हें फंसाने की। अब वो डीमन नन जल्दी से वो आंखें उठा लेती है। सारी ताकत उसे दोबारा मिल गई थी। वो दोबारा से अब अपने असली रूप में आ गई थी। वो आंखें अब उसकी आंखों में थी। फिर वो हॉस्टल में एक बच्ची को पकड़कर जो हमेशा सोफी को तंग किया करती थी उसके मुंह के अंदर वो नन अपने नाखून गड़ा देती है। वो डीमन नन इतनी ताकतवर हो गई थी कि वो आयरीन को उसी तरह हवा में उठाकर मारने वाली थी जैसे उसने कहानी के शुरू में फादर को मारा था। तभी यहाँ पर आयरीन को अपनी मॉम नजर आती हैं। उनकी आंखें भी चमक रही थी, मतलब कि आयरीन भी सेंट लुइस के खानदान से थी। उसके अंदर तो खुद ताकत थी। वो अपने अंदर की पावर्स को जगाकर उस आग को बुझा देती है जो डीमन नन ने उसे लगाई थी। मतलब कि अगर आप सेंट लुइस के खानदान से हो तो उन बुरी ताकतों को हरा सकते हो। अब ये सब देखकर डीमन नन बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, इसलिए वो सोफी पर हमला करती है। आयरीन यहाँ पर सबको प्रेयर इबादत करने का कहती है। ये बात नोटिस करती है कि इधर वाइन है क्योंकि जैसे लाइब्रेरियन ने बताया था कि उधर पहले वाइन फैक्ट्री भी हुआ करती थी और चर्च में वाइन पर प्रेयर इबादत करने से वो जीसस का खून बन जाती है। अब वो दोनों यकीन के साथ जब ये सब करती हैं, वो वाइन खून में तब्दील होकर उस डीमन नन को खत्म कर देती है। आयरीन ने उसे हेल नर्क दोजख में भेज दिया था। हमें सब कुछ बिल्कुल ठीक होता दिखाया जाता है। अब कहानी के आखिर में हमें 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दिखाए जाते हैं जो कि भूत प्रेत आत्माओं से बात कर सकते थे, जिनको चर्च से कॉल आई थी, यानी कि एक नए केस को उन्होंने हल करना था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।